हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ आप देखिएगा, यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कक्षा 9-10 इंग्लिश ग्रामर। आप लोग जानते हैं कि कक्षा 9 और 10 की इंग्लिश ग्रामर एक जैसी है। किताब के जो प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर हैं उनके चैप्टर अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्रामर के पॉइंट्स अलग नहीं हो सकते, इसलिए 9-10 का ग्रामर एक ही साथ आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 9-10 इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में पहला चैप्टर आप लोगों का सेंटेंस एंड दियर काइंड्स। सेंटेंस और उनके प्रकार आपको जानने हैं। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, और दियर काइंड्स उनके, काइंड्स मीन्स प्रकार होता है, एंड माने और या यों कह सकते हैं। और चैप्टर मीन्स पाठ होता है। कक्षा को जो है क्लास कहते हैं, इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं हिंदी में, और ग्रामर को जो है व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर अर्थात जो है अंग्रेजी व्याकरण। तो इस तरह से आप लोगों को दिखा देते हैं कि कौन सी चीजों को किस तरह से जाना जाता है, और उसके बाद हम जो है आगे फिर अन्य चीजों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे क्लास, क्लास को जो है कक्षा कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर को अंग्रेजी व्याकरण, चैप्टर को पाठ कहते हैं, सेंटेंस वाक्य को कहते हैं, एंड मीन्स और होता है, दियर मीन्स उनके, काइंड्स मीन्स प्रकार। अब एक चीज और आप जान लीजिएगा कि इस इंग्लिश के जनक अर्थात जन्मदाता कौन है। तो यहाँ जो है अंग्रेजी के जन्मदाता जेफरी चौसर है। जेफरी चौसर नामक इंग्लिश के विद्वान ने जो है इस इंग्लिश भाषा का जो है शुभारंभ किया था। तो उन्हीं, तो वही जो है इस इंग्लिश के जो है जन्मदाता है। अब आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो वाक्य के जो है कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में आप देखेंगे। तो पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता या उद्देश्य, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट अर्थात विधेय। विधेय मतलब यूं समझ लीजिए, आप जो है कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको इन चीजों को स्पष्ट करेंगे। तो अब आप देखिएगा सब्जेक्ट पार्ट के बारे में। पहले जो है सेंटेंस की परिभाषा आप लोग जानेंगे। तो अब देखते हैं सेंटेंस की परिभाषा के बारे में। तो सेंटेंस किसको कहते हैं यह आप जान लीजिए। तो सेंटेंस विशेष रूप से आप कहेंगे ऐसे शब्द समूह को, शब्द या शब्द समूह को जिसका कोई भाव या अर्थ प्रकट होता है। तो अब हम जो है सेंटेंस की परिभाषा आप लोगों को देते हैं कि किस तरह से सेंटेंस की परिभाषा होगी। तो आप देखेंगे सेंटेंस अर्थात वाक्य, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। मतलब शब्दों का ऐसा समूह हो जिससे कुछ, कोई भाव उत्पन्न होता हो या उसका कुछ अर्थ निकलता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। जैसे मान लिया हमने लिखा राम गोज टू होम। राम एग्जाम्पल के तौर पर यहां ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हम यहां लेते हैं राम गोज टू होम। राम गोज टू होम, राम घर जाता है, तो इसका कुछ अर्थ निकलता है, इसका कुछ भाव होता है। जैसे राम गोज टू होम, राम घर जाता है, राम घर जाता है। राम घर जाता है। राम गोज टू होम का अर्थ क्या निकलता है, राम घर जाता है। तो यह कोई भाव या अर्थ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस अर्थात वाक्य। अब कहने का मतलब हम लिख दें कुछ उल्टे सीधे तरीके से होम राम गोज, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता ना। इसको व्यवस्थित क्रम में शब्दों को जब लिखा जाता है तभी उनका कुछ अर्थ निकलता है। तो अंग्रेजी में अब व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था किस तरह से होती है इसके बारे में आप जानेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे राम है, राम लिखा हुआ है, राम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अर्थात हिंदी में इसको कर्ता कहेंगे।
इसके बाद जो है यहाँ गोज है, गोज यहाँ क्रिया है अर्थात वर्ब है, इंग्लिश में इसको वर्ब कहेंगे। और टू होम अर्थात सिर्फ होम, टू तो संबोधन के लिए होता है, जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ टू होम पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में मान सकते हैं। तो होम जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ राम घर जाता है, यहाँ हिंदी में आपने राम, यहाँ सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट हुआ। घर, घर क्या चीज है, घर होम होता है, होम अर्थात ऑब्जेक्ट है, यह जो है ऑब्जेक्ट है। और जाता है, जाता है यहाँ पर वर्ब है, मतलब क्रिया है। तो देखिए अंग्रेजी वाक्य जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। मतलब सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म आता है। लेकिन जब हिंदी वाक्य हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आता है। तो यहाँ सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया आती है। अब जैसे हमारा अर्थ के अनुसार अगर लिया जाए तो यहाँ अगर इस वाक्य के अर्थ के अनुसार लिया जाए तो कैसे अर्थ निकलता है, यहाँ आप देखिएगा। जैसे राम, यह राम हुआ, गोज का अर्थ हुआ जाता है। अच्छा, टू होम, टू होम, टू माने को होता है, या संबोधन के लिए को भी यहाँ नहीं मान सकते हैं व्यवस्था के अनुसार जब लिखते हैं। होम माने घर हो गया। अच्छा अब देखिए राम जाता है घर, इसको मान लिया हटा दिया, राम जाता है, मान लिया इसको हटा देते हैं, ये संबोधन के लिए ही होता है टू, हर बार इसका अर्थ नहीं लिया जा सकता। तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो राम जाता है घर, अब बताइए हिंदी में इसका अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, क्योंकि हिंदी में जो है यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है, राम घर जाता है। तो इसलिए देखिए आप लोग ट्रांसलेशन में यही चीज ध्यान रखना है विशेष रूप से, कि जब हम इंग्लिश वाक्य को लिखते हैं तो उनके शब्दों का अर्थ जानने के बाद उसको हम पुनः हिंदी में जब रूपांतरण करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की व्यवस्था करते हैं। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को क्रम से लिखते हैं, तब उसका शाब्दिक अर्थ जो है वाक्य का कुछ भाव और अर्थ उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम जो है इंग्लिश में वाक्यों को लिखते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और हिंदी में जब लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। तो अब आप आएंगे यहाँ सेंटेंस अर्थात वाक्य, वाक्य के जो है पार्ट्स हैं। तो वाक्य के कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके बारे में आप देखेंगे। अब इसके बाद सेंटेंस के दो पार्ट हैं, सेंटेंस के दो पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, सब्जेक्ट के पार्ट। सब्जेक्ट के यहां हमने क्या बताया है, इसमें अंग्रेजी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्यों के भाग। वाक्य में दो भाग हैं, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता या उद्देश्य, और दूसरा भाग है प्रेडिकेट अर्थात विधेय। तो अब इन दोनों पार्टों के बारे में यहां समझेंगे कि कैसे कैसे इसके बारे में। तो सब्जेक्ट पार्ट अर्थात कर्ता के बारे में, वाक्य में जिस शब्द के बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द के बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे देखिए कोई वाक्य लेते हैं, जैसे यहां पर हमने वाक्य लिया रीता इज ए पुअर गर्ल,
एग्जाम्पल्स में लेते हैं वाक्य को। रीता इज ए पुअर गर्ल। तो रीता इज ए पुअर गर्ल। रीता एक जो है गरीब लड़की है। रीता इज ए पुअर गर्ल। तो यहाँ देखिए, रीता इज ए पुअर गर्ल, रीता एक गरीब लड़की है। तो यहाँ जो है किसके बारे में कहा जा रहा है वाक्य में? वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? रीता के बारे में। तो रीता के बारे में कहा जा रहा है, तो रीता ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, तो रीता ही सब्जेक्ट है, क्योंकि रीता के बारे में कहा जा रहा है। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता या उद्देश्य। तो रीता यहाँ सब्जेक्ट है। इस तरह से बहुत सारे वाक्य लिखे जा सकते हैं। आई रोट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। तो यहाँ देखिए, आई राइट ए लेटर। तो यहाँ किसके बारे में वाक्य में कहा जा रहा है? आई। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। तो यह आई जो है सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो यहाँ अब देखते हैं हम प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट जो है वाक्य का वह भाग है जिसमें कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा है? इज ए पुअर गर्ल, है ना। यहाँ कर्ता के बारे में क्या कहा जा रहा है? इज ए पुअर गर्ल। मतलब रीता इज ए पुअर गर्ल। तो पुअर गर्ल एक, ए पुअर गर्ल एक गरीब लड़की है। इज माने है। अब देखिए क्रिया यहाँ बीच में है ना, तो इसको अब लास्ट में हिंदी में अर्थ देंगे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? एक गरीब लड़की है। तो यहाँ पर जो है रीता के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। तो कर्ता के बारे में अर्थात सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह भाग जो है प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो यह भाग क्या हो गया? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट अर्थात विधेय। इसी तरह से इसमें आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, एक पत्र। लेटर में पत्र होता है। एक पत्र लिखता हूं। राइट, एक पत्र लिखता हूं। तो आई राइट ए लेटर। तो राइट ए लेटर जो है प्रेडिकेट पार्ट है, क्योंकि कर्ता आई के बारे में यह शब्द कहा जा रहा है। तो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखता हूं। तो यह जो है क्या हो गया? प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में देखा। अब कुछ और वाक्य दो एक और दे देते हैं ताकि आप जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। तो अब जैसे कुछ और वाक्य दे दे रहे हैं यहाँ। ही इज वेरी फैट। ही इज वेरी, ही इज वेरी
वेरी फैट, ही इज वेरी फैट। तो यहाँ ही जो है क्या है, ही माने वह, यह ही जो है सब्जेक्ट पार्ट है, और इज वेरी फैट, इज वेरी फैट जो है प्रेडिकेट पार्ट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट को जो है हम एक तरह से और भी अलगाव कर सकते हैं, जहां से क्रिया चालू होती है वह सब पार्ट जो है प्रेडिकेट पार्ट होता है। जैसे इज वेरी फैट, यहां से जो है क्रिया चालू हो रही है, तो जहां से क्रिया चालू हो रही है वो सारा का सारा जो है प्रेडिकेट पार्ट होता है, और उसके पहले जो है वह सब्जेक्ट पार्ट होता है। तो दूसरा तरीका भी आप यह समझ लेंगे कि जहां से क्रिया चालू होती है वो सब प्रेडिकेट पार्ट है, और उसके पहले जो है वो सब्जेक्ट पार्ट है। जैसे एक वाक्य और देते हैं आप लोगों को, सीता सिंह से सांग। अब यहाँ भले सहायक क्रिया से चालू हो रहा है, लेकिन क्रिया से ही चालू हो रहा है, इसलिए जहां से क्रिया चालू हो रही है वहां से सारा का सारा पार्ट जो है प्रेडिकेट पार्ट होगा। अब जैसे सीता सिंह से ए सांग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तो सीता के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए सीता जो है सब्जेक्ट हुआ, और सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग क्रिया है, सिंग माने गीत गाना, और सॉन्ग माने गीत होता है। तो सिंग्स ए सॉन्ग जो है प्रेडिकेट पार्ट है, क्योंकि सिंग्स से जो है क्रिया चालू हो रही है। सिंग माने गीत, यह क्रिया है, मुख्य क्रिया है भी, तो यहाँ से क्रिया चालू हो रही है प्रेडिकेट पार्ट, यहाँ से क्रिया चालू हो रही है इसलिए प्रेडिकेट पार्ट। राइट क्रिया है, यहाँ से चालू हो रही है प्रेडिकेट पार्ट। इज सहायक क्रिया है, यहाँ से क्रिया चालू हो रही है इसलिए प्रेडिकेट पार्ट। उसके पहले जो है सब सब्जेक्ट पार्ट। तो दो तरीके से हमने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप किस तरह से अलग करेंगे। अब इसके बाद आप जो है एक्सरसाइज देख लेंगे। तो एक्सरसाइज वन आप देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सी क्राइड ए लॉट, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ए मैन वाज गोइंग टू हिज ऑफिस। तीसरा क्वेश्चन है आपका टेरोरिस्ट अटैक द एयर बस, डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट, बॉयज आर यूजिंग फोन्स। इसके अर्थ भी आप लोगों को बताते जा रहे हैं। सी क्राइड ए लॉट, वह बहुत चिल्लाई। ए मैन वाज गोइंग टू हिज ऑफिस, एक आदमी अपने कार्यालय जा रहा है। टेरोरिस्ट अटैक द एयर बस, टेरोरिस्ट अटैक द एयर बस, मतलब एयर बस अर्थात हवाई बस जो फास्ट सुपर फास्ट बस होती है, उसको अटैक मतलब पकड़ने के लिए टेरोरिस्ट अटैक द एयर बस। टेरोरिस्ट अर्थात यात्री ने जो है बस को अटैक मतलब पकड़ लिया, मतलब उस पर बैठ गया। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य जो है नीचे दिए जा रहे हैं, इसको आप जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाट करके रखिएगा। डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट, डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट, पेशेंट मीन्स जो है मरीज होता है, और ट्रीट मीन्स जो है दवा करना। तो डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट, बॉयज आर यूजिंग फोन्स, लड़के जो है फोन अर्थात मोबाइल जो है चला रहे हैं। यूजिंग मतलब प्रयोग कर रहे हैं। द बस ड्राइवर जम्प्ड फ्रॉम हिज सीट, बस का ड्राइवर जो है अपनी सीट से कूदा। माई सीनियर, मेरे उच्च अधिकारी, माई सीनियर वाज सिंगिंग ए सॉन्ग,
माई सीनियर मतलब मुझसे जो बड़ा है, माई सीनियर, या उच्च अधिकारी को भी कहते हैं। तो यहाँ माई सीनियर मतलब मुझसे जो बड़ा है, वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। माई सीनियर वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, मुझसे बड़ा व्यक्ति जो है एक गाना गा रहा था। वाज मीन्स था होता है, एक गाना गा रहा था। दे रिसाइटेड ए पोयम, दे मतलब वे, रिसाइटेड ए पोयम, वे एक कविता को जो है दोहरा रहे थे। द ग्रुप वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, एक ग्रुप, द ग्रुप मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप अर्थात समूह, वाज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, वाज मीन्स था, फॉर हिज टास्क, टास्क मीन्स जो है अपना एक ग्रुप होता है। वी आर प्लानिंग ए हॉलीडे, वी मतलब हम, आर प्लानिंग ए हॉलीडे, हम जो है छुट्टी की योजना बना रहे हैं। तो अक्सर बच्चों का ये प्रयोग में आता ही है, वी आर प्लानिंग ए हॉलीडे, छुट्टी के दिनों को, छुट्टियों को मनाने के लिए। तो इसी पर इसको स्टॉप करते हैं। नहीं, अभी अगला पार्ट फिर बताने जा रहे हैं।